आदाब, नमस्कार। न्यूज़ 18 के प्रोग्राम सेहत आपकी में आप सबका प्रोग्राम है। इस हेल्थ शो के ज़रिए दर्शकों आपको पता ही है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो डिफरेंट बीमारियां हैं, वेरियस टाइप ऑफ जो डिजीज़ हैं, उसके बारे में आपको आगाह करवाएं। डॉक्टर जो रिनाउंड डॉक्टर हैं उनके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपको मालूमात हासिल हों, सजेशंस जो वो देते हैं, गाइडलाइंस जो देते हैं, किस तरह जो मशवरे देते हैं, वो डॉक्टर इस हेल्थ शो के ज़रिए आपको देते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि आपको मालूमात हासिल हो, इंफॉर्मेशन आपको मिले कि आखिर उस बीमारी के बारे में जिसमें आपका या आप या कोई आपका रिश्तेदार ग्रस्त है, तो उसमें किस तरह से उसको काबू में लाया जाए, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम हर हफ्ते नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमने दावत दी है, डॉक्टर मुबशिर मशकूर मीर साहब हैं। ये यहाँ जम्मू में प्रैक्टिस करते हैं और स्किन और हेयर डिजीज़ के माहिर डॉक्टर हैं ये। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वेलकम कि आपने अपने कीमती टाइम निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। बहुत मालूमात आपने स्किन, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो स्किन पर आपने बहुत अच्छी की थी और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी उसका मिला था। अब हम आज हेयर फॉल के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। सर, हेयर फॉल क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है, क्या क्यों ये ऐसा हम देखते हैं कि बाल झड़ने शुरू होते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरे तो बाल झड़ने शुरू हो गए। बाल झड़ गए तो फिर बड़ा पैनिक हो जाता है, क्योंकि एक इंसान 16 साल का है तो वो तकरीबन 60 साल का दिखने लगता है। बाल झड़ने का रीज़न क्या है? बिल्कुल, आपने सही कहा। बाल जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और विजिबल पार्ट है हमारे बॉडी का, सामने दिखता है। और अगर कभी एबनॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी जो एक सेल्फ इस्टीम है, बॉडी की जो इमेज है, हमारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो काफ़ी अफेक्ट होता है। आप ज़्यादा एजड दिख सकते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से इंसान की एक जो ओवरऑल साइकोलॉजी है उस पर अफेक्ट आता है। हमारे स्कैल्प पे तकरीबन 1 लाख के करीब बाल होते हैं। अच्छा। और उसमें हर बाल जो है वो एक अलग फेज़ ऑफ हेयर साइकिल से जा रहा होता है। कुछ बाल जो हैं जो उग रहे होते हैं जिन्हें हम एनाजन हेयर कहते हैं, कुछ बाल रेस्टिंग फेज़ में होते हैं जिसे हम टीलोजन हेयर कहते हैं, और कुछ बाल जो हैं वो रिग्रेशन में जा रहे होते हैं, रिग्रेस कर रहे होते हैं जिसे हम कैटाजन हेयर कहते हैं। तो अगर कुछ बाल गिर रहे हैं और कुछ उग रहे हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है। जो स्कैल्प है वो उसमें बाल हल्के होना शुरू हो जाते हैं, गंजापन दिखने लगता है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, इसको बड़े सारी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक तो पैटर्न एलोपेशिया है, जहाँ पे आपने जो मोस्ट कॉमन कारण है जिसे कॉमन बाल्डनेस कहते हैं, मर्दों में जो गंजापन आता है, उसमें आपके बाल जो हैं वो शुरुआत में यहाँ से रिसीड करने लग जाते हैं, हेयर लाइन पीछे की तरफ जाने लग जाती है, ऊपर का जो ये हिस्सा है क्राउन पार्ट वो हल्का होने लग जाता है, और आखिर में ये पूरा एरिया जो है वो गंजेपन की वजह से वहाँ से बाल जो हैं वो गायब हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली मेल्स में देखा जाता है, इसे मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। दूसरी तरह का जो कॉमन हेयर लॉस है उसे टीलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है, जो फीमेल्स में भी और मर्दों में भी देखा जाता है। इसमें क्या क्या होता है डॉक्टर? इसमें एक डिफ्यूज हेयर लॉस होता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ओवरऑल आपके स्कैल्प से जो बाल हैं वो तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। कभी भी बॉडी जब किसी तरह के स्ट्रेस से गुजरती है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिज़िकल स्ट्रेस हो, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, घर में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, तो बाल जो हैं वो एक स्ट्रेसफुल रिस्पांस की तरह से 2 से 3 महीने बाद तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसे केसेस में जो हेयर लॉस है वो 6 महीने के अंदर अंदर रुक जाता है और जितने भी बाल गए हैं वो वापस आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंटरनल डिजीज़ है जो ठीक नहीं हो पा रहा है या पहचाना नहीं जा पा रहा है, तो उसमें ये बाल जो हैं वो कंटिन्यूसली सालों साल झड़ते जाते हैं और उनकी रिकवरी नहीं हो रही है, रीग्रोथ नहीं हो रही है, जिसे हम क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। और कुछ और साइंस भी आ सकते हैं, जैसे कुछ फीमेल्स में चेहरे पे अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाना, बालों का आ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाना, खासकर 20-25 साल की उम्र के बाद। तो ये एक साइन हो सकता है कि आप उस फीमेल में कोई हार्मोनल गड़बड़ है, तो उसे इवेल्युएट करना, उसकी जांच करना और फिर उसे ट्रीट करना वो ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा जो तीसरी तरह का हेयर लॉस है वो है पैची हेयर लॉस। ओके। बालों, स्कैल्प पे या बियर्ड एरिया में कुछ तरह के छोटे छोटे पैचेस आ जाना, जहाँ से बाल जो है अचानक गायब हो जाए, जैसे एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है, आम भाषा में उसको हम बालचरा कहते हैं। तो ये 3-4 जो ब्रॉड किस्में हैं हेयर लॉस की, ये पाई जा सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत रेयर एंटिटीज़ हैं,
जो देखी जा सकती हैं, बट उसको डायग्नोज करने के लिए ये बेहतर रहेगा कि आप किसी हेयर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो जांच करके बता पाए कि किस तरह का हेयर लॉस है और उसको फिर उसी तरह से ट्रीट किया जाए। इसमें जो हेयर फॉल है इसमें मेल और फीमेल का डिवाइड मतलब करते हैं, वो क्या किस तरह से होता जी, है? मेल पैटर्न हेयर लॉस जिसे हम आम तौर पे गंजापन कहते हैं, उसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। तो इसमें मेनली जो रोल रहता है वो आपकी जेनेटिक्स का रहता है, यानी अगर मदर की तरफ से या फादर की तरफ से मेल्स में गंजापन की हिस्ट्री है तो आप में होने का उसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा जो मेल हार्मोन्स हैं एंड्रोजेंस, उनका जो इफ़ेक्ट है हमारे स्कैल्प पे, उस इफ़ेक्ट की वजह से बाल जो है वो पतले होने लग जाते हैं और अगर लंबे समय तक वैसा रहे तो वो गायब होने लग जाते हैं, जिससे ये एक टिपिकल पैटर्न जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे वो पाया जा सकता है। फीमेल्स में जो हेयर लॉस है वो एक तो डिफ्यूज़ हेयर लॉस जो मैंने आपको बताया कि बड़ी ज़्यादा एबनॉर्मल शेडिंग हो रही है, बालों के गुच्छे निकल रहे हैं। अक्सर पेशेंट्स एक पॉलीथीन में या किसी डब्बे में वो बाल इकट्ठे करके लाते हैं हमारे पास, जिसे हम बैग साइन कहते हैं। अच्छा। तो वो बड़ा टिपिकल है। वो अक्सर टीलोजन एफ्लूवियम में फीमेल्स हमारे पास वो तरह का एक सैंपल लेके आती हैं कि देखिए आप कितने बाल गिर रहे हैं। तो बड़ा एक ड्रामेटिक और बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग सा हेयर लॉस है जो अचानक शुरू हो गया है, वो टीलोजन एफ्लूवियम। अब एक तरह का और हेयर लॉस फीमेल्स में पाया जाता है जिसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ओके। ऐसे केसेस में अराउंड 30 to 33% केसेस में हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ फीमेल्स में होती हैं। तो उसमें बहुत सारी तरह जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और जो लेस कॉमन हार्मोनल इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको देखना पड़ेगा और उसको ट्रीट करने के बाद ही उसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। हम भी देखते हैं अक्सर कि फीमेल्स में ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है। क्या इसमें इम्यूनिटी का लेवल होता है, कम होता है, इस वजह से भी होता है, या वो केयर नहीं कर पाती हैं पूरी तरह से? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि फीमेल्स का हेयर जो है वो उनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। फीमेल की अगर हेयर लॉस हो जाता है तो उसको एक बड़ा ही उसकी साइकोलॉजी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेल्स में शायद उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बालों की लेंथ ज़्यादा है फीमेल्स में। यहाँ पे हमारे यहाँ कल्चर है कि फीमेल्स बाल लंबे रखती हैं, तो जो भी हेयर लॉस होता है वो बहुत विजिबल होता है, वो दिखता है और उसका एक अपना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है फीमेल्स में। और तीसरी चीज़ जो है कि आपकी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा हैं फीमेल्स में, प्रेगनेंसी के टाइम हो रही हैं, जब आप लैक्टेशन कर रहे हैं तब हो रही हैं, आपके मीनोपॉज के टाइम हो रही हैं, जब आपकी माहवारी बंद हो रही है 50 साल की उम्र के आसपास। तो ये इतनी ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस अपने आप में बालों पे एक इफेक्ट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस जो है वो अलग अलग तरह का फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। डैंड्रफ क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं? हाँ, डैंड्रफ बहुत एक आम डिसऑर्डर है और ये हाँ, माना जाता है कि ऑलमोस्ट 50% लोगों में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये किसी ना किसी सिवियरिटी का डैंड्रफ देखने को मिलता है। डैंड्रफ बेसिकली आपकी जो ग्रंथियां हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स, उसका रोल है अगर वो सीबम सिक्रीट हो रहा है। उसके अलावा एक फंगस होता है जिसे हम मेलेसीजिया फरफर के नाम से जानते हैं। अब जिन लोगों में डैंड्रफ बहुत माइल्ड है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनमें डैंड्रफ की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको इचिंग हो रही है, आपकी फ्लेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी वो रूटीन को अफेक्ट कर रहा है, ऐसे केसेस में हम कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़, कुछ लोशंस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में कुछ खाने वाली मेडिसिन्स भी हम ओकेजनली यूज़ करते हैं। किसी हेयर स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनसे ट्रीटमेंट लें ताकि उसका इलाज किया जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके। बाल चरा जो है वो क्या होता है डॉक्टर साहब? बाल चरा जैसे हमने बात की एलोपेशिया एरिएटा, ये भी एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जहाँ पे हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स जो है वो बाल की जो रूट है, उसका बल्ब है, उस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसमें आप अक्सर देखेंगे कि अचानक आप सुबह उठ रहे हैं और आपको एक पैच दिख रहा है जहाँ पे बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, या सिर्फ सफ़ेद बाल रह गए हैं और काले वाले बाल जो थे वो अचानक गायब हो गए। तो ओवरनाइट ग्रेइंग ऑफ हेयर इसमें आ जाता है। तो बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे आपको मल्टीपल पैचेस आ रहे हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री है ऐसे पैचेस की, या एटोपिक डर्मेटाइटिस की तरह कोई स्किन डिजीज़ की हिस्ट्री है, या आप में कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है। तो ऐसे केसेस में बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। आपको एक डॉक्टर को टाइमली दिखाना चाहिए ताकि वो जो एलोपेशिया एरिएटा है
उसके साथ की एसोसिएशंस को पकड़ा जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके और आपके एलोपेशिया एरिएटा को टाइमली उसकी रोकथाम की जा सके। इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा? देखिए, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी है तो सबसे पहले जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो वो ये देखता है कि इसकी सिवियरिटी क्या है। अगर तो ओकेजनल एक पैच है, ज़िंदगी में पहली बार आया है या एक दो बार हुआ है, तो वो यूजुअली जो है वो वापस उसमें रीग्रोथ आ जाती है, उसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते। लेकिन जहाँ पे हमें मालूम है कि इस पेशेंट में कोई और तरह की ऑटो इम्यूनिटी है या फैमिली हिस्ट्री है या बहुत ज़्यादा पैचेस आ गए हैं, कुछ पैचेस ऐसे होते हैं कि वो पूरी बॉडी पे फैल जाते हैं, उसको हम एलोपेशिया एरिएटा यूनिवर्सालिस कहते हैं। तो उस केस में हमें इन्वेस्टिगेट करना है, बाकी जो उसकी आसपास की जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनको जांचना है कि ऐसी कोई बीमारी इनमें ऑलरेडी तो नहीं है। तो उस केसेस में अगर पूरी तरह से हेयर लॉस हो जाए तो फिर हेयर विग्स का, पैचेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बट इसमें बेस्ट डिसीजन जो है वो आप खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि वो हानिकारक हो जाता है। अच्छा। तो आप ज़रूर एक हेयर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उनसे पहले जांच करवाएं कि क्या ये एलोपेशिया एरिएटा ही है या कुछ और है, और अगर एलोपेशिया एरिएटा है तो आपकी सिवियरिटी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आपके साथ हेयर रिलेटेड, क्योंकि एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर साहब के पास आएंगे। आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुबशिर मशकूर मीर साहब, बड़े माहिर डॉक्टर हैं स्किन और हेयर डिजीज़ के। आज हम हेयर के बारे में इनसे बात कर रहे हैं, हेयर फॉल क्यों हो रहा है, बाकी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात भी करें तो यहाँ पे भी अक्सर हम देखते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि हेयर फॉल हो रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। तो इसका केयर कैसे किया जा सकता है कि ये चीज़ें ना हो, इसका केयर कैसे हो? जी, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं एक नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है हमारी देश की, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो है हार्शनेस भी ज़्यादा है। ठंड जब पड़ती है तो बहुत ज़बरदस्त पड़ती है, और जम्मू में जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी भी रहती है। तो ये इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स जो हैं इसका भी एक बालों की सेहत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। किस तरह से, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जब विंटर्स हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन के साथ साथ आपके बाल की जो हाइड्रेशन है वो भी कम हो जाती है। बाल जो हैं वो रूखे पड़ जाते हैं, बालों की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, बाल टूटने लग जा सकते हैं। उसके अलावा एक सीजनल इफेक्ट भी रहता है बालों में। तो अब इसमें जो जनरल मेजर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं बालों को सेहतमंद रखने के लिए, बालों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, तो उसमें सबसे पहला रोल आ जाता है आपकी डाइट का। आपकी डाइट में, जैसे हमने पहले भी बात की कि बाल जो है वो केराटिन प्रोटीन से बनता है, तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो आपकी खाने में पर्याप्त होनी चाहिए जी। और जो ज़्यादा अनहेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं, जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं या फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप स्ट्रेस, हाँ, ये मैं इस पर आना चाहता था। लोग अक्सर कहते हैं कि स्ट्रेस है, बहुत परेशानी है, बहुत दबाव है तो बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या है बाकी? बिल्कुल ये एक फैक्ट है। और स्ट्रेस चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसका बुरा असर स्किन पे भी पड़ता है और बालों पे भी पड़ता है। हमारे बाल का जो साइकिल है वो स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। तो जो बाल उग रहे हैं वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और कुछ महीनों बाद वो तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप एक डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हों। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हमारी नींद के जो आवर्स हैं वो सही नहीं है, अगर हम नींद कम कर रहे हैं तो भी उसका बुरा इफेक्ट बालों पे पड़ता है। दूसरी चीज़ें जैसे कि स्मोकिंग हो गई, अल्कोहलिज्म हो गया, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनका बुरा असर स्किन पे, हेयर पे और उसके अलावा भी हमारी जनरल हेल्थ पे भी पड़ता है। हेयर पे भी पड़ता है इसका? बिल्कुल, हाँ, स्मोकिंग का भी और अल्कोहल का भी। उसके अलावा आ जाता है हमारा जो बाकी हमारा वर्क रूटीन है, उसको बैलेंस्ड रखना है। अपना जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी होना चाहिए और काम का भी एक सीमित टाइम होना चाहिए। तो जिन लोगों में डैंड्रफ नहीं है उनको अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज करना चाहिए। आजकल बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं जिनमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी है, तो वो जो धूप की किरणों की वजह से जो स्किन बाल डैमेज हो रहे हैं उनसे भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। बाल को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें। आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स का यूज़ ना करें। एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, उसकी फ्रीक्वेंसी अपने स्कैल्प की ऑयलीनेस या उसकी जो हाइड्रेशन है उसके ऊपर, उसके हिसाब से उसको यूज़ करें। और बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखते हैं। इस पे आपने चर्चा की, लेकिन अब एक और पॉइंट आता है, किसी के बाल झड़ गए फॉर एग्जांपल,
16 साल की एज में, 18 साल की एज में या 12, फिर वो प्लांटेशन करते हैं, हेयर जी, प्लांटेशन जी। करवाते हैं। ये हेयर प्लांटेशन क्या साइड इफेक्ट तो नहीं करती है? अगर नहीं करती, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस प्रोसेस को? हेयर ट्रांसप्लांटेशन अगर हम आम भाषा में इसको समझना चाहें तो बालों को एक जिस्म के हिस्से से लेके दूसरी जगह पे इम्प्लांट हाँ किया हाँ, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमतौर पे यंग लोगों में इसको हम अवॉइड करते हैं। यूजुअली 23-24 साल की उम्र के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन को हम रेकमेंड करते हैं। अच्छा, पहले नहीं? हाँ, पहले क्यों नहीं? क्योंकि बहुत अर्ली लाइफ में अगर आप कर रहे हैं तो अभी आपके स्कैल्प में बहुत सारी चेंजेस आना बाकी हैं। जी। हो सकता है जो आपका हेयर लॉस है वो आपके 30 साल तक और ज़्यादा और प्रोग्रेस ज्यादा। कर जाए, तो वो ट्रांसप्लांटेशन उतना इफेक्टिव नहीं जी रहेगा। जी जी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि आपका हेयर लॉस अब कहीं तेज़ी से प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा, फैमिली में किस तरह की गंजेपन की हिस्ट्री है, क्या बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ग्रेड बाल्डनेस तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रख के एक स्पेशलिस्ट बता सकता है कि आप में हेयर ट्रांसप्लांट फीजिबल है भी या नहीं। तो मेजॉरिटी जो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो एक माइक्रो पंच टेक्निक से होते हैं, जिसे हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या? इसे आम छोटी अगर आप एब्रीवेशन समझे तो FUE टेक्निक कहा जाता है। इसमें मोटराइज्ड पंचेस होते हैं, बहुत बारीक पंचेस, जहाँ पे हर बाल को जो है एक मशीन से रिमूव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसी बाल को फिर जहाँ पे हमें डिजायर्ड लोकेशन है, जहाँ पे गंजापन है, वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। जो ट्रांसप्लांटेशन होती है उसमें कई लोग शिकायत करते हैं कि हमने प्लांटेशन लेकिन ग्रो नहीं हो रहे हैं, बाल इस तरह से ग्रो नहीं हो रहे। जी, तो इसमें मेन रोल ये रहता है कि जो लोग आपकी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, क्या वो इस साइंस में क्वालिफाइड हैं, क्या वो हेयर साइंस को समझते हैं। तो ट्रांसप्लांट करना एक चीज़ है, उसमें टेक्निक कैसी इस्तेमाल की गई है, क्या निकालते समय या लगाते समय ग्राफ्ट डैमेज तो नहीं किया गया। तो हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अच्छा। कि ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह से केयर की गई, दवाइयाँ क्या उसमें इस्तेमाल किस तरह की से गई। केयर किया? जैसे आम भाषा में आम लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी ने ट्रांसप्लांटेशन करवाई, जी यहाँ से करवाई या बाहर से करवाई, अब तो जी। यहाँ पे भी उपलब्ध है, आप भी करवाते हैं, जी। तो क्या केयर करे वो, किस तरह से वो केयर करे ताकि उसका जो आगे वो अच्छा रहे उसका हेयर? तो अक्सर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया तो हमें अब कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली बाद जैसे स्कैल्प में ज़ख्म आ जाए तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ये हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये गलत धारणा है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर जो है वो हम टाइम टू टाइम जो है पेशेंट को असेस करते रहते हैं। उसमें कुछ PRP थेरेपी का भी रोल है, कुछ लगाने वाली खाने वाली दवाइयों का भी रोल है। तो हमने ये देखा है, इनफैक्ट हमने इसके ऊपर एक स्टडी भी की है। अच्छा। कि जो लोग ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ अचानक छोड़ देते हैं वर्सेस वो लोग जो दवाइयाँ प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, उनमें रिजल्ट्स का बहुत बड़ा अंतर रहता है। जो लोग प्रॉपरली पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, उनमें रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर पाए जाते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर नहीं कर रहे। जैसे किसी के बाल सफेद हो गए तो उन्होंने कलर करना शुरू कर दिया उसको। जी। क्या ये उससे जो एक धारणा है कि कलर से ज्यादा सफेद हो जाता है, ये है क्या? नहीं, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कलर करने में जो डाई कंपाउंड्स होते हैं उनमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स भी होते हैं ताकि कलर अच्छे से उस पर अप्लाई हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो बाल का पिगमेंटेशन है वो बाल के तने में नहीं, उसके बल्ब में होता है। तो वहाँ पे डाई का बहुत ज़्यादा रिजल्ट बुरे असर नहीं होते। इनफैक्ट बड़े सारे केसेस में जो हेयर कलर है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज जो बाल जब रंगा हुआ होता है, जब वो सफ़ेद नहीं होता, तो उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का बुरा असर कम होता है कंपेयर टू जो एक वाइट बाल है, ग्रे हेयर है, वो ज़्यादा आसानी से डैमेज हो जाता है। तो जहाँ पे ग्रेइंग हो गई है वहाँ पे अगर आप एक सेफ़ अच्छा जो ज़्यादा हार्श केमिकल्स जिसमें ना हो और एलर्जेंस ना हो, अगर ऐसा कोई कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम। मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है कि कलर करने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए। वो बेसिकली जो प्रोसेस है ग्रेइंग का वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो कलर करते समय आपको दिखता है कि और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन दैट इज़ अनरिलेटेड टू दी हेयर कलर्स। जब हम टोपी पहनते हैं, कोई टोपी पहन रहा है तो अक्सर कहते हैं कि ये भी बालों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा है? जी, देखिए, टोपी पहनने से अगर बड़ी ज़्यादा आप टाइट कैप पहन रहे हैं या प्रेशर इफ़ेक्ट्स रह रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर इंड्यूस्ड एलोपेशिया हो सकता है। लेकिन अगर आप एक
लूज कैप पहन रहे हैं या बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप पहन रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं रहते। मतलब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि वो धारणा है तो मैंने समझा आपसे बिल्कुल उस पर बात करूं, क्योंकि हम प्रोग्राम के अब लास्ट आयाम में है। एक और चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं कि जो बालों के रिलेटेड होती है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा लेडीज़ में अक्सर देखते हैं कि फॉल हो रहे हैं, फॉल हो रहा है। डाइट किस तरह से लेनी चाहिए जो प्रॉपरली आपको हेयर में, जैसे आपका हेयर फॉल हो रहा है या कोई इशू आ रहा है, डाइट कौन सी लेनी है? जी, डाइट मेनली जो है आपका वो प्रोटीन एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि बाल प्रोटीन से बन रहा है, केराटिन से बन रहा है। उसके बाद जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है हमारी बॉडी में, उसको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन ज़्यादा होना चाहिए। वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं, आपकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, फ्रूट जूसेस हो सकते हैं। और जो हार्मफुल डाइट है या जो अनहेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपकी मीठी चीज़ें आ गई, बहुत ज़्यादा जो जंक डाइट आ गई आपकी, जो पैकेज्ड फूड है, और उसके अलावा जो ऑयली एंड फैटी फूड है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और इन सब चीज़ों से बालों की हेल्थ को और ओवरऑल हमारी जनरल हेल्थ को भी फ़ायदा मिलता है। कुछ ऐसे मशवरे जो आपको लगता है कि मोटे मशवरे जो आप दर्शकों को देना चाहें ताकि वो अपने बालों को प्रिजर्व, किस तरह से प्रिजर्व रखें, उसमें किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि उनके बाल जो है मजबूत रहें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जिसकी हमने बात की, स्ट्रेस को अवॉइड करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, उसके बाद मेडिटेट करें, योगा का इस्तेमाल करें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, बिकॉज मेंटल हेल्थ का भी एक असर रहता है हमारी स्किन और हेयर हेल्थ पे। उसके अलावा जो सेल्फ मेडिकेशन है, खुद से ट्रीट करने की जो टेंडेंसी रहती है हमारे में, उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप बिना जाने उस बालों के ऊपर कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है, खासकर जब आप में हेयर फॉल की अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो। तीसरी चीज़ जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा पार्लर ट्रीटमेंट्स या हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं या हॉट आयरन का, स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम रखें। अच्छा। बिकॉज उसकी वजह से जो केमिकल और थर्मल डैमेज हो रही है बालों में, बहुत सारे लोग आजकल हमारे पास आ रहे हैं कि बाल इतने ब्रिटल हो गए हैं कि वो हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। तो इसमें अक्सर हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी तरह की थेरेपीज़ जो ईजाद की गई हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर हॉट आयरनिंग की जाती है, उससे हमारे बाल का क्यूटिकल जो है वो डैमेज हो जाता है। तो अगर हॉट आयरनिंग कर भी रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत कम रखें, उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द हेयर यूज़ करें, और केमिकल्स का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। शैम्पूज़ में जहाँ तक है, आप जेंटल शैम्पूज़ जो आते हैं जिसमें सल्फेट्स या पैराबेन्स कम हों, ऐसे शैम्पूज़ का रेगुलरली इस्तेमाल करें। अगर आपको हेयर की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे डैंड्रफ है या स्कैल्प सोरियासिस है या हेयर फॉल है, तो बेटर रहे कि आप पहले एक हेयर स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए और किस तरह बालों की सुरक्षा करे, सेफ्टी करे, और अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो किस तरह से उस पर आगे बढ़ें, किस तरह से उसको बचाएं, और अगर प्लांटेशन करनी है तो उसमें किस तरह से केयर करें। बहुत अच्छी मालूमात आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मुबशर मशकूर मीर साहब, जिन्होंने आज हेयर बालों के बारे में बहुत सारे हमें मालूमात दी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक आज हमारे से जुड़े वो इन मालूमात को न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे बल्कि हम लोगों जो बाकी उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये बताएं कि किस तरह से जो डॉक्टर साहब ने मशवरे दिए उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करें, अमल करें, ताकि बालों की सुरक्षा हो, बाल अच्छी तरह से रहें और मजबूत रहें। इसी के साथ मेरे इस प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नए हफ्ते किसी नए डॉक्टर से करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुबशर मशकूर मीर साहब, बड़े माहिर डॉक्टर हैं स्किन और हेयर डिजीज़ के। आज हम हेयर के बारे में इनसे बात करें, हेयर फॉल क्यों हो रहा है, बाकी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात भी करें तो यहाँ पे भी अक्सर हम देखते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि हेयर फॉल हो रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। तो इसका केयर कैसे किया जा सकता है कि ये चीज़ें ना हो, इसका केयर कैसे हो? जी, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं एक नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है हमारी देश की, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो है हार्शनेस भी ज़्यादा है। ठंड जब पड़ती है तो बहुत ज़बरदस्त पड़ती है, और जम्मू में जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी भी रहती है।
तो ये इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स जो हैं इसका भी एक बालों की सेहत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। किस तरह से, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जब विंटर्स हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन के साथ साथ आपके बाल की जो हाइड्रेशन है वो भी कम हो जाती है। अच्छा। बाल जो हैं वो रूखे पड़ जाते हैं, बालों की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, बाल टूटने लग जा सकते हैं। उसके अलावा एक सीजनल इफेक्ट भी रहता है बालों में। तो अब इसमें जो जनरल मेजर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं बालों को सेहतमंद रखने के लिए, बालों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, तो उसमें सबसे पहला रोल आ जाता है आपकी डाइट का। आपकी डाइट में, जैसे हमने पहले भी बात की कि बाल जो है वो केराटिन प्रोटीन से बनता है, तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो आपकी खाने में पर्याप्त होनी चाहिए जी। और जो ज़्यादा अनहेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं, जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं या फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप स्ट्रेस, हाँ, ये मैं इस पर आना चाहता था। लोग अक्सर कहते हैं कि स्ट्रेस है, बहुत परेशानी है, बहुत दबाव है, तो बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। ये क्या है बाकी? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक फैक्ट है। और स्ट्रेस चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसका बुरा असर स्किन पे भी पड़ता है और बालों पे भी पड़ता है। हमारे बाल का जो साइकिल है वो स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। तो जो बाल उग रहे हैं वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और कुछ महीनों बाद वो तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप एक डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हों। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हमारी नींद के जो आवर्स हैं वो सही नहीं है, अगर हम नींद कम कर रहे हैं तो भी उसका बुरा इफेक्ट बालों पे पड़ता है। दूसरी चीज़ें जैसे कि स्मोकिंग हो गई, अल्कोहलिज्म हो गया, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनका बुरा असर स्किन पे, हेयर पे और उसके अलावा भी हमारी जनरल हेल्थ पे भी पड़ता है। हेयर पे भी पड़ता है इसका? बिल्कुल, हाँ, स्मोकिंग का भी और अल्कोहल का भी। उसके अलावा आ जाता है हमारा जो बाकी हमारा वर्क रूटीन है, उसको बैलेंस्ड रखना है। अपना जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी होना चाहिए और काम का भी एक सीमित टाइम होना चाहिए। तो जिन लोगों में डैंड्रफ नहीं है उनको अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज करना चाहिए। आजकल बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं जिनमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी है, तो वो जो धूप की किरणों की वजह से जो स्किन बाल डैमेज हो रहे हैं उनसे भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। बाल को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें। आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स का यूज़ ना करें। एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, उसकी फ्रीक्वेंसी अपने स्कैल्प की ऑयलीनेस या उसकी जो हाइड्रेशन है उसके ऊपर, उसके हिसाब से उसको यूज़ करें। और बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखते हैं। इस पे आपने चर्चा की, लेकिन अब एक और पॉइंट आता है, किसी के बाल झड़ गए, फॉर एग्जांपल 16 साल की एज में, 18 साल की एज में या 12, फिर वो प्लांटेशन करते हैं, हेयर प्लांटेशन करवाते हैं। ये हेयर प्लांटेशन क्या साइड इफेक्ट तो नहीं करती है? अगर नहीं करती, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस प्रोसेस को? हेयर ट्रांसप्लांटेशन, अगर हम आम भाषा में इसको समझना चाहें तो बालों को एक जिस्म के हिस्से से लेके दूसरी जगग पे इम्प्लांट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमतौर पे यंग लोगों में इसको हम अवॉइड करते हैं। यूजुअली 23-24 साल की उम्र के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन को हम रेकमेंड करते हैं। अच्छा, पहले नहीं? हाँ। पहले क्यों नहीं? क्योंकि बहुत अर्ली लाइफ में अगर आप कर रहे हैं तो अभी आपके स्कैल्प में बहुत सारी चेंजेस आना बाकी हैं। हो सकता है जो आपका हेयर लॉस है वो आपके 30 साल तक और ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए, तो वो ट्रांसप्लांटेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। जी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि आपका हेयर लॉस अब कहीं तेज़ी से प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा, फैमिली में किस तरह की गंजेपन की हिस्ट्री है, क्या बहुत ज़्यादा एडवांस ग्रेड बाल्डनेस तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रख के एक स्पेशलिस्ट बता सकता है कि आप में हेयर ट्रांसप्लांट फीजिबल है भी या नहीं। तो मेजॉरिटी जो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो एक माइक्रो पंच टेक्निक से होते हैं, जिसे हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या? इसे आम छोटी अगर आप एब्रीवेशन समझे तो FUE टेक्निक कहा जाता है। इसमें मोटराइज्ड पंचेस होते हैं, बहुत बारीक पंचेस, जहाँ पे हर बाल को जो है एक मशीन से रिमूव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी बाल को फिर जहाँ पे हमें डिजायर्ड लोकेशन है, जहाँ पे गंजापन है, वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। जो ट्रांसप्लांटेशन होती है उसमें कई लोग शिकायत करते हैं कि हमने प्लांटेशन, लेकिन ग्रो नहीं हो रहे हैं बाल, इस तरह से ग्रो नहीं हो रहे हैं। जी, तो इसमें मेन रोल ये रहता है कि जो लोग आपकी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, क्या वो इस साइंस में क्वालिफाइड हैं, क्या वो हेयर साइंस को समझते हैं। तो ट्रांसप्लांट करना एक चीज़ है, उसमें टेक्निक कैसी इस्तेमाल की गई है, क्या निकालते समय या लगाते समय ग्राफ्ट डैमेज तो नहीं किया गया,
तो हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अच्छा, कि ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह से केयर की गई, दवाइयाँ क्या उसमें इस्तेमाल किस तरह की से गई। केयर किया? जैसे आम भाषा में आम लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी ने ट्रांसप्लांटेशन करवाई, जी यहाँ से करवाई या बाहर से करवाई, अब तो जी यहाँ पे भी उपलब्ध है, आप भी जी करवाते हैं, जी तो क्या केयर करे वो, किस तरह से वो केयर करे ताकि उसका जो आगे वो अच्छा रहे उसका हेयर? तो अक्सर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया तो हमें अब कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली बाद जैसे स्कैल्प में ज़ख्म आ जाए तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ये हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये गलत धारणा है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर जो है वो हम टाइम टू टाइम जो है पेशेंट को असेस करते रहते हैं। उसमें कुछ पीआरपी थेरेपी का भी रोल है, कुछ लगाने वाली खाने वाली दवाइयों का भी रोल है। तो हमने ये देखा है, इनफैक्ट हमने इसके ऊपर एक स्टडी भी की है अच्छा, कि जो लोग ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ अचानक छोड़ देते हैं वर्सेस वो लोग जो दवाइयाँ प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, उनमें रिजल्ट्स का बहुत बड़ा अंतर रहता है। जो लोग प्रॉपरली पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, उनमें रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर पाए जाते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर नहीं कर रहे। जैसे किसी के बाल सफेद हो गए तो उन्होंने कलर करना शुरू कर दिया उसको, जी क्या ये उससे जो एक धारणा है कि कलर से ज्यादा सफेद हो जाता है, ये है क्या? नहीं, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कलर्स करने में जो डाई कंपाउंड्स होते हैं उनमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स भी होते हैं ताकि कलर अच्छे से उस पर अप्लाई हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो बाल का पिगमेंटेशन है वो बाल के तने में नहीं, उसके बल्ब में होता है। तो वहाँ पे डाई का बहुत ज़्यादा रिजल्ट बुरे असर नहीं होते। इनफैक्ट बड़े सारे केसेस में जो हेयर कलर है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज जो बाल जब रंगा हुआ होता है, जब वो सफ़ेद नहीं होता, तो उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का बुरा असर कम होता है कंपेयर टू जो एक वाइट बाल है, ग्रे हेयर है, वो ज़्यादा आसानी से डैमेज हो जाता है। तो जहाँ पे ग्रेइंग हो गई वहाँ पे अगर आप एक सेफ़ अच्छा जो ज़्यादा हार्श केमिकल्स जिसमें ना हो और एलर्जेंस ना हो, अगर ऐसा कोई कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम। मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है कि कलर करने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए। वो बेसिकली जो प्रोसेस है ग्रेइंग का वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो कलर करते समय आपको दिखता है कि और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन दैट इज़ अनरिलेटेड टू दी हेयर कलर्स। जब हम टोपी पहनते हैं, कोई टोपी पहन रहा है तो अक्सर कहते हैं कि ये भी बालों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा है? जी, देखिए टोपी पहनने से अगर बड़ी ज़्यादा आप टाइट कैप पहन रहे हैं या प्रेशर इफ़ेक्ट्स रह रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर इंड्यूस्ड एलोपेशिया हो सकता है। लेकिन अगर आप एक लूज़ कैप पहन रहे हैं या बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप पहन रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। मतलब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि वो धारणा है तो मैंने समझा आपसे बिल्कुल जी उस पर बात करूं, क्योंकि हम प्रोग्राम के अब लास्ट आयाम में है। एक और चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं कि जो बालों के रिलेटेड होती है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा लेडीज़ में अक्सर देखते हैं कि फॉल हो रहे हैं, फॉल हो रहा है, डाइट किस तरह से लेनी चाहिए जो प्रॉपरली आपको हेयर में, जैसे आपको हेयर फॉल हो रहा है या कोई इशू आ रहा है, डाइट कौन सी लेनी है? जी, डाइट मेनली जो है आपका वो प्रोटीन एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि बाल प्रोटीन से बन रहा है, केराटिन से बन रहा है। उसके बाद जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है हमारी बॉडी में उसको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन ज़्यादा होना चाहिए। वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं, आपकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, फ्रूट जूसेस हो सकते हैं। और जो हार्मफुल डाइट है या जो अनहेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपकी मीठी चीज़ें आ गई, बहुत ज़्यादा जो जंक डाइट आ गई आपकी, जो पैकेज्ड फूड है, और उसके अलावा जो ऑयली एंड फैटी फूड है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और इन सब चीज़ों से बालों की हेल्थ को और ओवरऑल हमारी जनरल हेल्थ को भी फ़ायदा मिलता है। कुछ ऐसे मशवरे जो आपको लगता है कि मोटे मशवरे जो आप दर्शकों को देना चाहें ताकि वो अपने बालों को प्रिजर्व, किस तरह से प्रिजर्व रखें, उसमें किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि उनके बाल जो है मजबूत रहें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जिसकी हमने बात की, स्ट्रेस को अवॉइड करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, उसके बाद मेडिटेट करें, योगा का इस्तेमाल करें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, बिकॉज मेंटल हेल्थ का भी एक असर रहता है हमारी स्किन और हेयर हेल्थ पे। उसके अलावा जो सेल्फ मेडिकेशन है, खुद से ट्रीट करने की जो टेंडेंसी रहती है हमारे में, उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप बिना जाने उस बालों के ऊपर कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है, खासकर जब आप में हेयर फॉल की
अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो। तीसरी चीज़ जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा पार्लर ट्रीटमेंट्स या हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं या हॉट आयरन का स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम रखें। अच्छा। बिकॉज उसकी वजह से जो केमिकल और थर्मल डैमेज हो रही है बालों में, बहुत सारे लोग आजकल हमारे पास आ रहे हैं कि बाल इतने ब्रिटल हो गए हैं कि वो हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। तो इसमें अक्सर हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी तरह की थेरेपीज़ जो ईजाद की गई हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर हॉट आयरनिंग की जाती है, उससे हमारे बाल का क्यूटिकल जो है वो डैमेज हो जाता है। तो अगर हॉट आयरनिंग कर भी रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत कम रखें, उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द हेयर यूज़ करें और केमिकल्स का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। शैम्पूज़ में जहाँ तक है, आप जेंटल शैम्पूज़ जो आते हैं जिसमें सल्फेट्स या पैराबेन्स कम हों, ऐसे शैम्पूज़ का रेगुलरली इस्तेमाल करें। अगर आपको हेयर की कुछ कंडीशंस हैं जैसे डैंड्रफ है या स्कैल्प सोरियासिस है या हेयर फॉल है, तो बेटर रहे कि आप पहले एक हेयर स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए और किस तरह बालों की सुरक्षा करें, सेफ्टी करें, और अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो किस तरह से उस पर आगे बढ़ें, किस तरह से उसको बचाएं, और अगर प्लांटेशन करनी है तो उसमें किस तरह से केयर करें। बहुत अच्छी मालूमात आज आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मुबशर मशकूर मीर साहब, जिन्होंने आज हेयर बालों के बारे में बहुत सारे हमें मालूमात दी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक आज हमारे से जुड़े वो इन मालूमात को न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे बल्कि हम लोगों जो बाकी उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये बताएं कि किस तरह से जो डॉक्टर साहब ने मशवरे दिए उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करें, अमल करें, ताकि बालों की सुरक्षा हो, बाल अच्छी तरह से रहें और मजबूत रहे। इसी के साथ मेरे इस प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नए हफ्ते किसी नए डॉक्टर से करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।